हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्यारे दोस्त, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम सभी कक्षा 10 गणित के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम सभी आपके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सन 2024 बोर्ड एग्जाम के, उनको डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और ये सारे प्रश्न जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सन 2024 में पक्का आएगा ये प्रश्न, यानी कि एकदम कंफर्म है, 100% श्योर है कि इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर आप सभी को। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मेरा नाम है मिलिंद मिश्रा, आप मुझे M2 सर भी कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी कि आप सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मन लगाकर करनी होगी। जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ, जो सॉल्व करा रहा हूँ विद सॉल्यूशन, साथ में आपको एक रफ लेना है और जो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसे सॉल्व करते हुए चलना है। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आप उसे जानते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, अपना सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को ऑन कीजिए और उसका देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है या आपका क्वेश्चन राइट है। तो ऐसे पढ़ने में क्या होता है, ऐसे ही टॉपर स्टूडेंट पढ़ते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की मेरे प्यारे साथी। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी तल में दी गई दो रेखाएं या दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। आपसे कहा गया कि किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, यानी कि कौन सी कंडीशन नहीं अप्लाई होगी जब दो रेखाएं दी हों। मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन पर गौर डालिए। तो कह रहा है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेंगी। तो ये तो कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई दो रेखाएं हैं तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि कौन सा संभव नहीं है पूछा है। ये तो संभव है, क्योंकि जब दो रेखाएं होंगी तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर सकती हैं। कहने का मतलब कोई दो रेखाएं, मान लीजिए ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया। तो कोई दो रेखाएं तो वो आपस में प्रतिच्छेदी कर सकती हैं, एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं मेरे प्यारे साथी। तो ये कंडीशन तो अप्लाई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन, तो वो कह रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैं कहूँ कि कोई ऐसा है, मान लीजिए निर्देशांक दिया गया है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, और मैं कहूँ कि दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, समांतर तो हो ही सकती हैं। ये जैसे समांतर है ऐसे समांतर हो सकती है, या ऐसे ऐसे समांतर हो गया तो समांतर हो सकती हैं। फिर कह रहा है कि दो रेखाएं संपाती होंगी। तो संपाती भी हो सकती हैं जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसे कंडीशन संपाती होती है। तो ये भी सही होगा। लेकिन कौन सी कंडीशन संभव नहीं है वो हमें बताना है। तो प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो सकती है, तो प्रतिच्छेद करेगी या तो समांतर होगी या संपाती होगी। ये नहीं होगा कि प्रतिच्छेद भी करे और समांतर भी हो। तो ये कंडीशन नहीं होगी, ये संभव नहीं है। इसलिए ये आंसर आपका राइट है, क्योंकि आपके प्रश्न में पूछा गया है कौन सी कंडीशन संभव नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि ग्राफीय रूप से ax + by + c = 0 एक रेखा को दर्शाती है। तो समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट होगा और यही आपका प्यारा सा आंसर है। यानी कहने का मतलब प्यारे दोस्त कि कोई भी इक्वेशन होगा वो अगर एक रेखा को दर्शाती है तो उसका हमेशा मान इसको दर्शाने वाली रेखा पर ही होगा। यानी कि समीकरण का प्रत्येक हल का बिंदु जो है वो उसको उस समीकरण को दर्शाने वाली रेखा पर ही स्थित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल ज्ञात कीजिए। यानी एक जगह x - y = 2 है और एक जगह है x + y = 2। क्या ये क्वेश्चन एकदम सही दिया गया है? एक बार मैं देख लेता हूँ फिर बताता हूँ।
जी हाँ, एकदम राइट आंसर क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो कुछ डिफरेंस ना हो, कहीं गलती से कभी कभी लिख जाता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका हल हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी, इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है प्यारे साथी, और जो अगला दिया गया है ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं प्यारे साथी तो समीकरण 1 ले लेते हैं, इसमें हम x की वैल्यू निकाल लें तो x बराबर हो जाएगा 2 + y। यही तो होगा, क्योंकि ये y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमें पता चल गया। अब इस x का मान इसमें हम रख देंगे प्यारे साथी, तो x की जगह हम 2 + y रख देंगे और फिर प्लस y लिख देंगे इक्वल टू 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y 2y, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 2 जाएंगी तो 0 हो जाएगा, यानी y बराबर आपका 0 आ गया। अब जब y बराबर हमारा 0 आ गया तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो y की जगह y का मान रख दीजिए, x का मान पता चल जाएगा। तो x बराबर 2 + y का मान 0 आया था तो 0 रख दिया, यानी x बराबर 2 आया है। यानी x का मान आपको 2 आया है और y का मान आपको 0 आया है। क्या ऑप्शन में ये दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 0? जी हाँ प्यारे साथी, बिल्कुल दिया गया है, यही ऑप्शन एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे साथी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 4 है, इसे कैसे हल करना है एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि k के किस मान के लिए, कि यहाँ पर आपसे k का मान पूछा गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। यानी कि किस कंडीशन के लिए ये अप्लाई होगा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएं। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला तो दिया गया है 2x + 3y = 5 और दूसरा दिया गया है 4x + ky = 10। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम क्या करेंगे कि इसकी तुलना इससे करेंगे, किससे करेंगे, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आपको पता होगा कि कोई भी इस तरह का समीकरण किस रूप में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है a1x + b1y + c = 0, और दूसरा समीकरण लिखा जाता है a2x + b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है और इक्वेशन सेकंड के लिए। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, ये इस स्ट्रक्चर में दिया गया है और इक्वेशन नंबर सेकंड इस स्ट्रक्चर में दिया गया है। तो हम लिखेंगे से तुलना करने पर प्यारे साथी, इससे हम तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ मान पता चलेंगे। अगर हम मान की बात करें तो a1 हमें पता चलेगा, हमें a2 पता चलेगा, हमें b1 पता चलेगा, हमें b2 पता चलेगा, हमें c1 पता चलेगा और हमें c2 पता चलेगा। इन सब के मान हमें फाइंड करने होंगे। सर्वप्रथम हम यही करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। a1 की बात करें तो a1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी जगह पर समीकरण 1 में आपको 2 दिया गया है, यानी a1 का मान आपका 2 है। ऐसे ही b1 की बात करें तो b1 यहाँ पर है और b1 यहाँ पर है समीकरण 1 में, यानी b1 का मान आपका 3 है। पहले हम समीकरण 1 में देख लेते हैं, फिर समीकरण 2 में देखेंगे। ये समीकरण 1 के लिए है, तो समीकरण 1 में c1 यहाँ है, तो c1 यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर समीकरण 2 की तुलना करें तो a2 की जगह पर समीकरण 2 में क्या है, 4 है, तो हमने 4 रख दिया। b2 की जगह समीकरण 2 में क्या है, k है, तो k रख दिया, और c2 की जगह 10 है, तो हमने 10 रख दिया। तो हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान पता चल गए। अब प्यारे साथी, प्रश्न में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब प्यारे साथी, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? प्यारे साथी, अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तब समीकरण के अपरिमित रूप से
अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, हल होते हैं। यानी जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तब समीकरण के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब प्यारे साथी कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हों, प्रश्न में आपसे कहा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अब हम इस कंडीशन में इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम a1/a2 की बात करें तो a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है, ये बराबर हो जाएगा b1/b2, आपका b1 3 है, b2 k है। ऐसे ही c1/c2 5/10 है। अब प्यारे साथी यहाँ पर हमें 3 समीकरण यानी कि 3 पद पता चल गए हैं। अब हमें, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि k का मान हमें ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करना है तो हम कोई 2 कंडीशन ले लेंगे, यानी कि ये आपकी पहली कंडीशन है या पहला इक्वेशन मान लें, ये दूसरा है और ये तीसरा कंडीशन है। तो हम किसी 2 को ले लें, चाहे इससे ले लें या इससे ले लें, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है तो इससे तो जरूर लेना है। इसके अतिरिक्त हम इससे बराबर मान लें या इससे या दोनों को मान लें, सेम ही आंसर दोनों कंडीशन में आएगा। तो हम लिख लेते हैं 1 तथा 2 में, 1 तथा 2 में कंपेयर करेंगे इस 1 और 2 में। चाहे आप चाहें तो 2 और 3 में भी कर सकते हैं, तो हम 1 तथा 2 में करते हैं यहाँ पर कंपेयर। तो ये 2/4 है, ये बराबर हो जाएगा 3/k, क्योंकि 2 को कंपेयर करना है तभी k का मान आएगा। अब यहाँ पर प्यारे सारे त्रियक गुणा हो जाएगा, ये k उसमें होगा तो ये 2k हो जाएगा और ये 4×3=12 हो जाएगा। k का मान निकालोगे तो k बराबर आ जाएगा 12/2, यानी k बराबर आया है आपका 2 1 9 2 2 6 12, यानी k बराबर आपका 6 आया है। सॉरी, k का मान आपको 6 पता चला है। तो हम लिख सकते हैं, अतः k का मान बराबर 6, और यही आपका प्यारा सा आंसर। तो देखिए प्यारे साथी, कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। और प्यारे साथी, अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए, मैं बात कर दूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या क्लासेस कब होती हैं उसकी नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, नोट्स PDF हो गए, और जो क्विज में लिया करता हूँ या सरवन सर लिया करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल चाहिए प्यारे साथी, तो आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बहुत ज़रूरी, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रवण लेक्चरर, श्रवण लेक्चरर टेलीग्राम चैनल है। और प्यारे साथी, पीछे लिखा हुआ है क्लास 10th, यही वाला ज्वाइन कीजिएगा, क्लास 10th बोर्ड, क्लास 10th बोर्ड्स लिखा हुआ है, श्रवण लेक्चरर क्लास 10 बोर्ड्स। या आप ध्यान कर ज्वाइन कीजिएगा कि उसके लोगों में SL लिखा हुआ है, क्योंकि कई फेक अकाउंट भी है, तो जिस चैनल में के लोगों में SL हो वो उसी को आपको ज्वाइन करना है। अभी उसमें 207 की 209 मेंबर हैं, तो इससे आप पता कर सकते हैं। फटाफट जाइए टेलीग्राम पर और ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कहा गया है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर, हमने मान लिया है x मीटर, बाग की लंबाई हमने x मीटर मान ली मेरे प्यारे दोस्त। फिर कह रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई हम मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर y मीटर। तो हमने बाग की लंबाई x मीटर मान ली है और जो चौड़ाई थी उसे y मीटर मान लिया है। अब क्योंकि प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से, पहले कह रहा है कि प्रथम शर्त कह रही कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं या लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार बाग का अर्ध परिमाप दिया गया है प्यारे साथी, बाग का अर्ध परिमाप
बाग का अर्ध परिमाप बराबर दिया गया है 36 मीटर। आपको बाग का अर्ध परिमाप दिया गया है मेरे प्यारे साथी 36 मीटर। अब ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि बाग का परिमाप क्या होता है। बाग का परिमाप होता है प्यारे साथी 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 2 × L+B। L में हो गया लेंथ, B फॉर हो गया ब्रेथ। अब क्योंकि बाग का परिमाप ये होता है, आपसे अर्ध परिमाप कहा गया है तो हम इसका आधा कर देंगे और ये बराबर है किसकी 36 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है 36 मीटर के बराबर है। मेरे प्यारे साथी आपको पता है कि बाग का परिमाप लंबाई 2 × L+B होता है यानी कि 2 गुणी लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन जबकि इसमें अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा बताया गया है तो हमने उसे 2 से भाग दे दिया, फिर 2 से 2 कट गया, सिंपल सी बात थी। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 मीटर आ गई। अगर हम बात करें लंबाई की तो लंबाई हमारी x है और चौड़ाई हमारी क्या है y है, यानी कि x + y बराबर 36 मीटर आ गया और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद हम द्वितीय शर्त की बात करते हैं। तो द्वितीय शर्त लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त की बात करें मेरे प्यारे साथी तो द्वितीय शर्त कह रही है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो। जिसकी लंबाई हमारी x है और चौड़ाई आपकी y है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो, यानी जब हम चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब वो लंबाई के बराबर होगी, यानी कि x बराबर है y + 4 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस y को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी x - y = 4 आ गया और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फटाफट विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझिएगा। जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है x + y और इसी में हम जोड़ेंगे समीकरण 2 x - y और इक्वल टू हो जाएगा आपके 36 में 4 जोड़ दोगी यानी 36 + 4। प्यारे साथी अब हम इसे फटाक से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + y और ये हो जाएगा +x - y। ब्रैकेट खोल दिया हमने, 36 × 4 = 40 हो गया। चाहे आप विलोपन विधि से ऐसे जोड़ की तरह लगा देते हैं या इस तरह हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का y था, ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। ये हो गया 2x बराबर हो गया 40 के। x का मान ज्ञात करोगे तो 40/2 आएगा, यानी x बराबर आपका आ गया है 20, क्योंकि 2 से जब भाग दोगे तो 20 आएगा, 40 कटेगा 20 बार में। अब x का मान तो हमें 20 पता चल गया मेरे प्यारे साथी। अब अगर हम बात करें कि आखिर y का मान क्या आया है, तो चलिए अब हम इसके y का मान पता करेंगे। तो हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 या 1 किसी में रख दीजिए, हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो हमने x का मान मेरे प्यारे साथी समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 आपका दिया गया है x + y = 36। यहाँ पर हम रख देंगे मान x + y = 36 है। x की जगह x का मान रख दीजिए 20 + y = 36, यानी y का मान अगर आप ज्ञात करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 36 - 20, यानी y बराबर आपका आ गया 16। y बराबर आपका 16 आ गया। तो x का मान हमें 20 पता चला, y का मान हमें 16 पता चला। क्योंकि प्रश्न की शुरुआत में आप देखेंगे तो हमने माना था कि बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी थी, विमाएँ ज्ञात करनी थी। तो हम लिखेंगे अतः
बाघ की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो आई होप प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप इतना ही सॉल्व कर लेंगे, आपको 4 अंक मिल जाएगा परीक्षा में। कभी कभी 2 अंक में भी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, लेकिन अधिकतर 4 अंक में पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके 4 अंक आसानी से एकदम कन्फर्म कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे साथी। एकदम बेहतरीन प्रश्न लाए हैं इस चैप्टर के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथी आपके सामने दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, हम मान लेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं दी गई हैं तो हम मान लेंगे माना प्रथम संख्या बराबर x और दूसरी संख्या, ये भी हमने माना है, बराबर y। हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। यहाँ पर कह रहा है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम शर्त कह रही है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रथम शर्त कह रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। यानी कि अंतर में घटाओ, यानी कि जब हम x में से y को घटाएंगे तो 26 आएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे दोस्त। अब इसके बाद अगर हम द्वितीय शर्त की बात करें तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो आपकी पहली संख्या x है वो y का क्या है, 3 गुना है। यानी जो एक संख्या थी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी थी। अब हम इस 3y को इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 0 के। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया प्यारे साथी। तो ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस में था और ये, अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम y को विलोपित करेंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगा और बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये x 1x है, ये भी 1x है, तो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं तो x, ये x प्लस का रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा तब घटाने पर, और x का विलोपन हो जाएगा, y का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 आपका दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसे आपस में घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये प्लस में था पूरा x, ये माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो ये ऊपर x नीचे x आपस में कैंसिल, क्योंकि ऊपर प्लस का था नीचे माइनस का था। ये प्लस का 3y माइनस का y, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। यानी y के वैल्यू को अब फाइंड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो y बराबर आ जाएगा 26/2। यानी अगर हम y के वैल्यू को ज्ञात करते हैं तो y बराबर आ जाएगा आपका 13, क्योंकि 2 से जब काटोगे 26 को तो 13 आएगा। यानी कि दूसरी संख्या में 13 पता चल गई है। तो हम पहली संख्या कैसे पता चलें, तो हम इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, x का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हमने y का मान समीकरण 1 में रखा मेरे प्यारे दोस्त, तो समीकरण 1 आपको दिया गया है x माइनस y इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पर y का मान रख देंगे मेरे प्यारे दोस्त,
तो x माइनस वाई की जगह y का मान 13 इक्वल टू 26 हो गया। यानी अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 26 और ये 13 उधर प्लस में हो जाएगा। यानी अगर हम 26 में 13 को जोड़ें तो x बराबर हमारा 39 आ गया है। यानी कि दोनों संख्याएं हमें पता चल गई हैं, क्योंकि हमने प्रश्न की शुरुआत में माना था। आप देखेंगे प्रथम संख्या x, द्वितीय संख्या y। तो हम लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न सॉल्व किया प्यारे दोस्त, और ये प्रश्न सॉल्व करने के बाद अगर परीक्षा में आप इतने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो 4 अंक आपका कहीं नहीं गया, 4 अंक एकदम आपका लॉक हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्त, ये जो लास्ट वाला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और ये प्रश्न सॉल्व करने पर कहीं ना जाइएगा। ये प्रश्न सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे 6 अंक, और ये 6 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि 6 अंक एकदम पक्का करा दूंगा ये क्वेश्चन में सॉल्व करागा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। प्रश्न कह रहा है, मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हम मान लेते हैं आखिर नूरी और सोनू की आयु कितनी है भाई, तो ये मानना पड़ेगा हमें। तो हम मान लेते हैं, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और हमने मान लिया कि सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने मान लिया कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष है और सोनू की आयु क्या है, y वर्ष है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। अब ये क्यों होगी प्यारे साथी, अगर मैं आपसे कहूँ आप 15 साल के हैं, 5 साल पहले कितने वर्ष के थे, तो 15 में से 5 घटाएंगे ना। ठीक उसी तरीके से कि नूरी की आयु, वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। क्या है, नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अब क्योंकि हम इस पर वर्तमान लिख सकते हैं, आप चाहें तो वर्तमान आयु हमने मानी है इसे, तो हमने मान लिया है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 साल पहले पूछा गया तो हम नूरी की आयु में से 5 घटा देंगे। अब ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व हम सोनू की आयु निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व होना चाहिए यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त y माइनस 5 वर्ष। फिर आगे कह रहा है कि नूरी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब हम ये भी निकाल लेते हैं कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, तो ये भी हम निकाल लेते हैं कि 10 वर्ष बाद, सब निकाल लेते हैं इसी वक्त, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो प्यारे साथी, वर्तमान आयु में हम 10 जोड़ देंगे, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और ऐसे ही हम 10 वर्ष बाद सोनू की आयु को निकालेंगे, सोनू की आयु, तो वो हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब प्यारे साथी, हमने जितना प्रश्न में दिया था सारी आयु निकाल ली है कि 5 साल पहले कितनी आयु थी और 10 साल बाद कितनी होगी। अब हम यहाँ पर प्रथम शर्त की बात करेंगे और लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। मेरे प्यारे दोस्त एकदम आराम से समझिएगा। प्रथम शर्त की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी,
x माइनस 5 थी, हमने निकाल लिया है। और सोनू की आयु क्या थी, वो थी y माइनस 5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु थी, यानी ये आपकी नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। 3 गुना कर दीजिए, सॉल्व कीजिए तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 15, क्योंकि 3 का अंतर गुणा हुआ तो 3 × 5 = 15 हो गया। यानी इस 3y को जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 15 और प्लस 5 हो जाएगा। यानी x माइनस 3y इक्वल टू हो गया है माइनस का 10। और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे साथी। पहला समीकरण हमें पता चल गया है। अब हम द्वितीय शर्त की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम द्वितीय शर्त की बात करें तो वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी आज से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी थी, x + 10 थी, और सोनू की आयु क्या थी, y + 10 थी। तो 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका 2 गुना कर दीजिए, सॉल्व कीजिए तो x + 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y + 20, क्योंकि 2 का अंदर गुणा होगा दोनों में। तो ये 2y इधर आएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 20 में से 10 जाएगी तो 10 बचेगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया है। तो ये 2 इक्वेशन आपको पता चल गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसमें x और y का मान पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। अब प्यारे दोस्त, जब हम घटाएंगे तो समीकरण 1 आपका था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। समीकरण 2 आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस ये माइनस में हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि -10 माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का मान, यानी कि सोनू की आयु हमें पता चल गई है, y बराबर 20 वर्ष। अब y बराबर 20 हमें पता चल गया है तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको समीकरण 1 का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में। तो y का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, तो x माइनस 2 इंटू वाई की जगह y का मान 20 रखा इक्वल टू 10। यानी आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 दूनाई 40, माइनस का 40 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये 20 दूनाई 40 हो जाएगा, और ये माइनस का 40 जब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 + 40 हो जाएगा। यानी x बराबर आपका 50 आ गया। यानी हमें नूरी की आयु 50 वर्ष पता चल गई है, सोनू की आयु हमें 20 वर्ष पता चल गई, क्योंकि हमने शुरुआत में यही माना था कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो हम लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु तो प्यारे दोस्त, इतने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा और एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैंने सॉल्व किया है। और इसके नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जो मैंने बताया था, श्रवण लेक्चर टेलीग्राम चैनल, और एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। और एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, और इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्यारे दोस्त एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। लॉन्ग लगता है लेकिन बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो
इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।